Hello students, welcome to the class 11 physics unit number 4 work, energy and power. Well students, we were discussing about elastic collision. Today we will discuss about inelastic collision and coefficient of restitution. जी स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक जो हमने डिस्कस किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर m1 मास है किसी बॉडी का और वो u1 वेलोसिटी से मूव कर रही है, इसी तरह m2 मास है किसी बॉडी का और वो u2 वेलोसिटी से मूव कर रही है, अगर ये बॉडी इसके साथ कोलाइड करेगी तो उसके लिए क्या कंडीशन है कि इसकी वेलोसिटी a की वेलोसिटी b से ज्यादा होनी चाहिए, यानी कि u1 अगर u2 से ज्यादा होगा तो ही ये इसके साथ जाके कोलाइड कर पाएगी। ठीक है, तो बेटा ये कंडीशन है, इसको हम बिफोर कोलिजन जो हम बोलते हैं, ये जो डिफरेंस आता है वेलोसिटीज में, यानी कि u1 माइनस u2, क्योंकि u1 बड़ा है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ये हमने डिस्कस किया था हमारे लास्ट जो है टॉपिक में, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन में। इसी तरह से बेटा जब ये बॉडीज कोलाइड कर जाती हैं आपस में, तो ये जब सेपरेट होती हैं एक दूसरे से, तो सेपरेट होने के लिए क्या कंडीशन होती है, ये वाली बॉडी है जो बी बॉडी है वो तभी सेपरेट हो पाएगी ए बॉडी से अगर बी की जो वेलोसिटी है वो ए से ज्यादा हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि v2 है जो वो ग्रेटर देन v1 हो जाएगा। तो आफ्टर कोलिजन बेटा ये जो डिफरेंस आता है ना वेलोसिटीज में से, यानी कि जिसको हम v2 माइनस v1 बोल सकते हैं, v2 माइनस v1, ये जो डिफरेंस होता है इसको बोलते हैं हम रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ठीक है, तो अच्छा बेटा अब हम आगे जो हमारा टॉपिक है वो है इन इलास्टिक कोलिजन एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो हम ये चीज उसमें कैसे यूज करेंगे। ठीक है जी बेटा, व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन और कोएफिशिएंट ऑफ रेजिलियंस? It gives a measure of the degree of restitution of a collision and is defined as the ratio of the magnitude of relative velocity of separation, जो हमने अभी डिस्कस किया, after collision to the magnitude of relative velocity of approach before collision and is given by E is equal to magnitude of रिलेटिव वेलोसिटी है जो, ये कौन सी है बेटा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ये हमने इसका मैग्नीट्यूड लिया है। ठीक है, अब अगर हम इसका मैग्नीट्यूड है, हमने v1 माइनस v2 लिया है, इसको हम अगर ऐसे देखें तो ये माइनस v1 माइनस v2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर हम ब्रैकेट को खोल दें, ओपन करें, तो हमारे पास दोबारा से यही वाली वैल्यू आ जाएगी, v2 माइनस v1 विच इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो हमारे पास E के लिए फॉर्मूला आ गया बेटा, E इज इक्वल टू v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय u1 माइनस u2। नाउ वी नो दैट इन एन इन इलास्टिक कोलिजन, क्योंकि हम इन इलास्टिक कोलिजन की बात कर रहे हैं, तो वी नो दैट in an inelastic collision, the momentum of the colliding bodies is conserved, but there is always a loss of kinetic energy। ठीक है, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी या लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। सो बेटा अगर हम ये वाली कंडीशन अप्लाई कर दें तो हमारे पास जो है फॉर्मूला बन जाएगा। सो बिफोर कोलिजन बेटा देखो हमारे पास मोमेंटम है बिफोर कोलिजन m1 u1
प्लस M2U2, ठीक है। M1U1 और M2U2 जो हम ऐड कर देंगे, ये बिफोर कोलिजन क्या मोमेंटम है सिस्टम का। तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई बेटा, M1U1 प्लस M2U2 इज इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2। ओके, दिस इज बिफोर कोलिजन, दिस इज आफ्टर कोलिजन, बिफोर and after. Now beta, if we rearrange this equation, we can write as M2 V2 minus U2 is equal to M1 U1 minus V1. It is equation number 1. Now as kinetic energy is not conserved, ठीक है, तो हम इसके लिए लिखेंगे बेटा काइनेटिक एनर्जी है जो, इसका मतलब क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन है जो हमेशा वो क्या हो जाएगी, बिफोर कोलिजन से कम होगी। तो हम उसके लिए इक्वेशन लिखते हैं फॉर काइनेटिक एनर्जी, इट विल बिकम M1V1 स्क्वायर प्लस हाफ M2V2 square must be less than before collision, M1U1 square plus half M2U2 square. This is after beta and this is before. Okay, now rearrange this equation. We can write it as M2 V2 square minus U2 square less than M1 U1 square minus V1 square, or M2 V2 minus U2 into V2 plus U2, as this is A square minus B square which is equal to A minus B into A plus B. Okay, again M1 into U1 minus V1 into U1 plus V1. Write it as equation number 2. Now by dividing equation, equation 1 and 2, we have V2 plus U2 less than U1 plus V1. Okay, now rearrange this. V2 minus V1 is less than U1 minus U2. So ये वाली इक्वेशन हमें क्या बता रही है बेटा, ये वाली इक्वेशन हमें ये बता रही है कि इन ये वाले कोलिजन में, इस कोलिजन में हमारे पास क्या होता है, इन इलास्टिक कोलिजन में व्हेन देयर इज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज ऑलवेज लेस देन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ठीक है, सो दिस इंप्लाइज velocity of separation is less than velocity of approach. We can say relative velocity of separation and relative velocity of approach. Now to study inelastic collision, we define a term known as coefficient of restitution or coefficient of resilience, which we have defined here. Okay beta, it gives a measure of the degree of restitution of a collision and is defined as the ratio of the magnitude of relative velocity of separation after
collision to the magnitude of relative velocity of approach before collision, and its value is this. Now how can we use this equation for inelastic collision? Here बेटा हमने कहा कि inelastic collision में V2 माइनस V1 है जो, ये हमेशा लेस देन U1 माइनस U2 होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि E की वैल्यू है जो वो फॉर इनइलास्टिक कोलिजन है वो 0 और 1 के बीच में लाई करेगी, यानी कि E जो है वो फॉर इनइलास्टिक कोलिजन है वो किस में लाई करेगा, 0 में और 1 में लाई करेगा। ठीक है, तो हम इस तरह से ये वाली इक्वेशन को इनइलास्टिक कोलिजन के लिए जो है वो लगा सकते हैं। इसके अलावा बेटा जो E की वैल्यू है डिपेंड्स ऑन द मटेरियल ऑफ द कोलाइडिंग बॉडीज। जो बॉडीज आपस में कोलाइड करती हैं वो कैसी है। फॉर एग्जांपल अगर हम मान लें कि दो ग्लास बॉल्स आपस में टकरा रहे हैं, ठीक है, तो हम कह सकते हैं बेटा जो E है, E डिपेंड्स अपॉन ऑन द मटेरियल of the colliding bodies for example beta for glass balls जो E की वैल्यू है वो होती है बेटा 0.95, ओके। और फॉर द लेड बॉल्स, अगर इसकी जगह पे लेड बॉल आपस में टकराएंगे, लेड पता है ना आपको, लेड क्या होता है, जैसे वो जो हम पेंसिल यूज करते हैं, ठीक है, उसमें लेड होता है। तो जो लेड बॉल्स होते हैं उनके लिए E की वैल्यू जो वो हो जाएगी 0.20। तो ये डिपेंड करता है कि हम मटेरियल कौन सा ले रहे हैं जो कोलाइडिंग बॉडीज का। Now to distinguish between different types of collision, we can use value of E, ठीक है। How value of E depends, जो है वो हम कह रहे हैं कि E जो coefficient of restitution है वो कैसे यूज हो सकता है डिस्टिंग्विश करने के लिए different types of collision। जैसे फर्स्ट है हमारे पास बेटा for a perfectly elastic collision, for perfectly elastic collision E is always equal to 1, that is जो हमने डिस्कस किया relative velocity of separation। तो E1 का मतलब क्या हुआ बेटा, E की वैल्यू है जो हमारे पास वो है V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाय U1 माइनस U2। 1 का मतलब ये हुआ बेटा कि ये दोनों सेम है, यानी कि relative velocity after collision एंड रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन है जो वो क्या होती है बेटा, सेम होती है। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ठीक है। दीज टूज आर इक्वल, सो हियर वी कैन से दैट E इज इक्वल टू 1। अब आ गया बेटा फॉर एन इनइलास्टिक कोलिजन। अच्छा, इनइलास्टिक कोलिजन में अभी हमने डिस्कस किया फॉर एन इनइलास्टिक कोलिजन जो E है वो हमारा किस में लाई करता है, 0 में और 1 में। दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन V2 माइनस V1 जो है वो क्या होती है, लेस देन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच U1 माइनस U2, ओके। देन आ गया बेटा हमारे पास फॉर अ परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। हमने डिस्कस किया था परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन है, उसमें क्या है बेटा, बॉडीज जो है वो सेपरेट होती नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए E की वैल्यू फिर क्या हो जाती है बेटा, E इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जो है वो 0 होगी, क्योंकि बॉडीज है जो आफ्टर कोलिजन वो क्या हो जाती है, स्टिक कर जाती हैं एक दूसरे से, वो अलग नहीं होती। तो हम इसमें हम क्या कहेंगे बेटा, द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ठीक है,
दैट इज V2 माइनस V1 इज इक्वल टू 0। अगर ये 0 हो गया हमारे पास, तो हमारे पास E की वैल्यू क्या आ गई बेटा? E की वैल्यू भी कितनी आ गई हमारे पास? 0 आ गई। इसमें 0, इसमें लेस देन 1 और इसमें 1। इसके अलावा बेटा आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था सुपर इलास्टिक कोलिजन या एक्सप्लोजिव कोलिजन, ठीक है। उसमें क्या होता है बेटा? उसमें E की वैल्यू है जो वो ग्रेटर देन 1 होती है। ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या है? इसमें काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है आफ्टर द कोलिजन। तो इस केस में हमारे पास क्या है? E इज ग्रेटर देन 1, दैट इज the kinetic energy increases। सो स्टूडेंट्स, हमने बारी बारी से जो कोलिजन की टाइप्स हैं वो डिस्कस की। सबसे पहले हमने परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन या इलास्टिक कोलिजन डिस्कस किया। इसमें हमने देखा कि E की वैल्यू है जो वो 1 होती है। इसके अलावा बेटा हमने क्या चीज देखी? हमने देखा कि जो काइनेटिक एनर्जी है ना, काइनेटिक एनर्जी इन केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन वो क्या रहती है? कंजर्व्ड रहती है, कंजर्व्ड, ठीक है। तो इसके लिए एग्जाम्पल हम कौन सी ले सकते हैं बेटा? एग्जाम्पल जो इलास्टिक कोलिजन की बिटवीन एटॉमिक पार्टिकल्स, कोलिजन बिटवीन एटॉमिक पार्टिकल्स या सब एटॉमिक पार्टिकल्स। जी बेटा, इसके अलावा हमें पता है कि मोमेंटम है जो वो हर केस में जो रहता है वो कंजर्व्ड रहता है, ठीक है। अब आ गया बेटा फॉर एन इन इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन में हमारे पास E की वैल्यू है जो वो 1 से कम रहती है हमेशा, और जो काइनेटिक एनर्जी है इन केस ऑफ इन इलास्टिक कोलिजन हम कहते हैं नॉट कंजर्व्ड, कंजर्व नहीं रहती। काइनेटिक एनर्जी है जो हमेशा वो साउंड या हीट इस फॉर्म में है जो वो हमेशा खर्च हो जाती है। इसके अलावा बेटा हमने बात की परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन की। परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में हमने देखा कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन यानी कि E की वैल्यू है जो वो हमेशा क्या रहती है? वो हमेशा 0 रहती है, क्योंकि बॉडीज जो है वो स्टिक कर जाती है। और इसके अलावा अगर हम इसमें काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो मैक्सिमम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होता है इसमें, मैक्सिमम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी आवाज आती है, बहुत सारी हीट निकलती है, तो इसमें मैक्सिमम लॉस होता है एनर्जी का। इसमें अगर हम एग्जांपल लें तो जैसे हम ड्यूरिंग शूटिंग की एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। और जो हमारे पास ये वाली है फॉर एन इन इलास्टिक कोलिजन सिंपल, इसमें हम कोई भी ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उसमें कोलिजन की बात कर सकते हैं। ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, कोलिजन बिटवीन ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट्स, तो इसमें हम ड्यूरिंग शूटिंग कर सकते हैं। जो हमारे पास, हाँ जी बेटा, इसके अलावा हमारे पास लास्ट वाला जो हमने डिस्कस किया था वो था बेटा सुपर इलास्टिक कोलिजन, जिसके लिए हमने बात की कि E की वैल्यू है जो वो क्या रहती है? E की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 रहती है, और बहुत सारी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो इंक्रीज हो जाती है। इसमें हमने एग्जांपल की थी बेटा एक्सप्लोजन्स की, ठीक है, इन एक्सप्लोजन्स। तो ये थे बेटा हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोलिजन जो हमने डिस्कस किए। इसमें हमने डिफरेंट जो पैरामीटर्स हैं वो डिस्कस किए। तो कोलिजन के बारे में हमारा ये वाला जो टॉपिक है बेटा हम यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे।
थैंक यू बेटा।